नमस्कार। आज हम क्लास 12 के पॉलिटी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अंतिम क्लास में हम ये पढ़ रहे थे कि भारत और शीत युद्ध के बारे में, कि भारत का शीत युद्ध में क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही, और जिसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत जब उस समय शीत युद्ध चल रही थी तो उस समय वो अपनी स्थिति को इस तरह बनाया था कि यदि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। और ओके, मतलब कि वो क्या था, एक तरह से कहा जाए तो ना ही वो पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहा था और ना ही वो साम्यवाद को सपोर्ट कर रहा था, और बैकएंड से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं वो दोनों का विरोध भी नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि यदि पूंजीवाद यानी जो अमेरिका की जो थी नीति, यदि उस नीति के तहत भारत को यदि दबाया जाता या उसको कुछ प्रॉब्लम दिया जाता तो उसके पास एक खुला रास्ता था कि वो साम्यवादी यानी सोवियत संघ के संग जाकर मिल सकता है, या यदि साम्यवादी वाले की तरफ से भारत पे यदि दबाव बनाया जाता तो तो वो पूंजीवादी वाले गुट के साथ भी जाकर मिल सकता था, यदि वैसा कुछ अनदेखी कोई महाशक्ति करता तो अभी की जो स्थिति है, जैसे अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में जो जो शुरुआत जो हुई वो शायद चाइना से हुई, चाइना के वुहान शहर से हुई। और अमेरिका बार बार शुरुआत हुई चाइना के वुहान शहर से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे, अभी 11 लाख से भी ज़्यादा केस हो चुकी है, वो है अमेरिका में। लगभग 60 या 65 हज़ार से ज़्यादा लोग की मौतें भी हो चुकी है अमेरिका में। तो अमेरिका बार बार चाइना को ब्लेम कर रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये वायरस चाइना की सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत वो अपने आप को विश्व का सबसे इकोनॉमिकल मतलब सबसे इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बना ले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिका द्वारा चाइना पे हमेशा ब्लेम किया जा रहा है, और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए या वो अमेरिका पे ब्लेम कर रहा है कि ये जो हो सकता है, ये जो वायरस है ये अमेरिका से हमारे यहाँ आया था। तो यहाँ पे क्या है कि जो दो जो शक्ति है, और अभी विश्व की जो सबसे इकोनॉमिकल जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंट्री है वो नंबर 1 और नंबर 2 पे वो अमेरिका, और नंबर 2 पे चाइना ही है। तो ये दो जो महाशक्ति है, ऐसा ना हो कि यदि ये मामला बढ़ते जाए तो फिर से दो ध्रुव का यहाँ पे शुरुआत हो सकता है। अब यहाँ पे भारत की क्या स्थिति है वो समझना बहुत ही हमें ज़रूरी है। तो एक तरफ भारत यहाँ पे अमेरिका को भी हेल्प कर रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन को भेजकर, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके शब्द भी कुछ ऐसे थे कि जैसे कि भारत को धमकाया जा रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए, जो कि कालाजार बुखार का जो दवा जो होता है, तो शायद वो थोड़ा बहुत कारगर है या उससे भी ट्रीटमेंट हो रहा है सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। तो एक तरफ जो इंडिया है वो अमेरिका की सहायता कर रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देकर, तो कहीं ना कहीं इसका औदा बढ़ा हुआ है। तो एक ध्रुव हो गया अमेरिका। दूसरी तरफ चाइना, तो चाइना से काफ़ी सारे किटें आ रही हैं भारत देश में, ताकि कोरोना पॉजिटिव वायरस जितने भी पेशेंट है उसकी टेस्टिंग हो सके। तो यहाँ पे जो भारत है, भारत एक तरफ जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंट्री, इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंट्री है, उसको हेल्प कर रहा है, तो बाकी सब कंट्री के सामने में इसका जो औहदा है वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चाइना से हेल्प ले रहा है, तो चाइना का जो अपना जो बिजनेस है वो भी इंडिया से चल रहा है। तो यदि यहाँ पे दो ध्रुव यदि बन रहा है, एक तरफ अमेरिका एक तरफ चाइना, तो फिर से इंडिया जो होगा, जैसे पहले जैसे गुट निरपेक्ष वाला हाल था, फिर से इंडिया जो था वो अपना कुछ वैसे ही सोची और रणनीति अपनाएगा, जिससे कि वो दोनों ध्रुव से बाहर रह सके, यानी कि वो अमेरिका और चाइना दोनों से बाहर रह सके, और इस केस में बाहर रह सके। और यदि इन दोनों गुट में से यदि कोई भी गुट उसके साथ अनदेखी करे तो दूसरे गुट के साथ जा सकता है। तो लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए और कुछ होगा भी नहीं, ठीक है, हम यही उम्मीद जताते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमने छोड़ा था
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। आलोचकों का तर्क यह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। भारत की सरकार के दृष्टिकोण यह थी कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उससे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती है। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्ष में शीत युद्ध का अंत हुआ, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि बर्लिन की जो दीवार थी वो जो पूर्वी जर्मनी वाले लोग थे उस बर्लिन को दीवार को तोड़कर उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावनाओं के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। बहरहाल गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल है। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाए तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलगू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद प्रासंगिक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जितने भी आंसर हैं वो आप कमेंट में देने का कोशिश करें, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन है, इसमें आपको ये देखना कि शीत युद्ध के समय जो कंट्री थे वो किस गुट में थे उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।